जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एमिश। गाइस, आज हम लोग जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका हिंदी का एग्जाम है क्लास 10 का यूपी बोर्ड का। तो आज हम लोग कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो है क्वेश्चन आता है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो हमने उपसर्ग से लिया है। क्या कह रहा है? निम्न उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। ये कुछ उपसर्ग आपके दिए गए हैं, इन उपसर्गों से आपको एक एक शब्द बनाना है। आपका जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन में दे रखेगा कि आपको 2 उपसर्ग लेने हैं या 3 उपसर्ग लेने हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, अगर 2 उपसर्ग कहेगा तो आप कोई भी उसमें से 2 उपसर्ग का लिखेंगे, उनसे बनाकर एक शब्द। अगर 3 उपसर्ग कहेगा तो 3 उपसर्गों से, लेकिन शब्द आपको सिर्फ एक बनाना रहेगा। जो भी उपसर्ग या प्रत्यय होगा उससे शब्द एक बनाना है। अब कितने उपसर्गों से या प्रत्यय से बनाना है, ये आप क्वेश्चन को सही से पढ़कर तब देखेंगे कि कितने उपसर्ग या प्रत्यय से हमें शब्द बनाना है। तो निम्न उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए हमने लिया है, जिसमें हमारा जो पहले तो हम सबसे ये जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। उपसर्ग क्या होता है? यह किसी भी शब्द के पहले लगकर किसी भी शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहाँ लगा होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? किसी शब्द के पहले लगता है। किसी शब्द के आगे जुड़कर या पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन करता है, तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल लेंगे, अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से हमें एक शब्द बनाना है, तो अधि से अध्यक्ष बन सकता है, अधिपति बन सकता है। तो हम लिख लेंगे अधिपति। देखिए ये शब्द था आपका पति, पति के आगे हमने क्या लगा दिया? अधि, तो ये हो गया अधिपति। ये हमारा उपसर्ग हो गया। देखो ये पति शब्द था, इसमें अधि उपसर्ग लग गया, तो ये बन गया अधिपति। पति का अर्थ होता है किसी भी स्त्री का जो पति होता है, उसके जिसकी साथ शादी होती है वो पति होता है। अब ये अधिपति है, अधिपति, तो इसका अर्थ जो है बदल गया है, तो ये हो गया अधिपति। सेकंड है हमारा अभि। अभि उपसर्ग है, तो इससे अभिमान भी शब्द बन सकता है। अब इसे क्या बना देंगे? अभिमान। जैसे कि मान हमारा एक शब्द था, मान सम्मान होता है, उसमें अभी उपसर्ग लगाने से ये क्या बन गया? अभिमान, जिसको घमंड अहंकार कहा जाता है। तो अभी शब्द, अब उपसर्ग से कौन सा शब्द बनाया हमने? अभिमान बनाया। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे है उपसर्ग उप। तो उप से हम उपवन बना सकते हैं। उपवन, देखिए वन था, ये वन एक शब्द था, वन के आगे हमने उप लगा दिया, तो ये हो गया उपवन। बाग बगीचा जो हम लोग लगाते हैं उसको उपवन कहते हैं। तो इसमें जो उपसर्ग लगा क्या लगा? उप लगा। नेक्स्ट है हमारा सह। सह उपसर्ग लगाने से जैसे तो हम इससे बना सकते हैं शब्द सहकर्मी। कर्मी मतलब काम करने वाला, सह मतलब साथ में, यानी कि जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सहकर्मी। तो इसमें कर्मी शब्द है आपका और सह उपसर्ग लग गया, तो हो गया सहकर्मी। ठीक। नेक्स्ट है हमारा परि। तो परि से का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? परिवार। वार शब्द है आपका, इसमें परि हमने उपसर्ग लगा दिया, तो ये हो गया परिवार। वार का मतलब युद्ध होता है, अब परिवार मतलब हमारी फैमिली होती है। तो क्या हुआ? वार शब्द में आगे जुड़कर क्या किया? उपसर्ग ने अर्थ में परिवर्तन किया। तो ये जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले लगाए जाते हैं और वाक्य जो शब्द होता है उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगाते हैं, किस जो भी शब्द होता है उसके पहले हम लोग लगाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। तो अनुगमन, अनुक्रमण, कई सारे शब्द हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पर एक शब्द लिखना है। गमन मीन्स जाना, चलना होता है। अनु लगा दिया तो मतलब पीछे चलना या बाद में जाना, ये हो जाएगा अनुगमन। अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अनुगमन। नेक्स्ट है हमारा निर। तो निर से शब्द क्या बन जाएगा? निराशा। निराशा। अगर हम इसको शब्द को अलग करके देखें तो ये हो जाता है निर्भय।
धन, आशा। आशा मतलब कि होप होती है, किसी भी चीज की उम्मीद होती है। निर उपसर्ग लग गया तो क्या, ये जो है अभाव की बात करता है, जहाँ आशा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, जिसको वो निराश हो जाए व्यक्ति, तो इससे ये शब्द बन गया निर उपसर्ग से निराशा। नेक्स्ट है सु। तो सु से सुलेख भी हो सकता है, सु से स्वागतम भी हो सकता है। तो सु से लिखेंगे सुलेख। लेख शब्द है आपका, उसके आगे सु उपसर्ग लगा दिया तो हो गया सुलेख, मतलब जो भी लेख लिखा गया वो सुंदर है। सु से सुंदर, सुंदर लेख, यह हो गया सुलेख, सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द। नेक्स्ट है हमारा अन उपसर्ग। अन उपसर्ग से बनाएंगे शब्द, तो ये हमारा हो जाएगा जैसे अनादर। अनादर अगर हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, अन धन आदर, यानी कि जो हमारा आदर ना करे, जो जिसके आने पे हम लोग आदर ना करें, ऐसा जो भी शब्द बनेगा अनादर, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। तो अन शब्द से अन उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द हमारा क्या बना, अनादर। तो इस प्रकार ये उपसर्ग से एक एक शब्द बन गया। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है, किसी भी शब्द में जुड़कर उसका जो है अर्थ परिवर्तन करता है। किधर जोड़ते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे की तरफ जुड़ता है, किसी भी शब्द में किसी शब्द के पहले जुड़ता है उपसर्ग, और उससे मिलकर बनाने वाले शब्द एक एक शब्द बनाना होगा। क्वेश्चन में आप पढ़ लेंगे कि 2 उपसर्ग लेने हैं 3 उपसर्गों से, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है हमारी, निम्न प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाए। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है यह किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है, पीछे लगाया जाता है, किसी भी शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन करता है। उपसर्ग और प्रत्यय का काम एक ही है, किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तन करना, बस अंतर यह है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है। तो ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं हमारे, इनसे एक एक शब्द बनाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में 4 या 5 आपको ऑप्शन में दे रखेगा, उसमें से 2 प्रत्ययों से एक शब्द बनाइए या 3 प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर 2 कहेगा तो आप कोई भी 2 ऑप्शन ले लेंगे अपने पेपर के अकॉर्डिंग। 3 अगर कहता है तो 3 आप प्रत्यय लिखेंगे, तो आप इधर लिखेंगे प्रत्यय और इधर क्या, बना शब्द, जो भी प्रत्यय से बना शब्द होगा उसको लिखेंगे। जैसे आई प्रत्यय है तो आई बाद में लगाना चाहिए, जैसे लड़ाई, लड़ाई में क्या आ रहा है, ई आई आ रहा है, यह हो गया हमारा आई प्रत्यय से बना शब्द, क्या हो गया, लड़ाई। नेक्स्ट है जैसे हमारा त्व है, तो अपनापन होता है, अगर हम उसमें त्व लगा दें तो क्या हो जाएगा, अपनत्व, महत्व, ये त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है पन, तो पन शब्द प्रत्यय से बनने वाला शब्द हो गया हमारा जैसे बचपन, लड़कपन। बचपन मतलब जब हम लोग छोटे थे तब का जो समय था वो बचपन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्यय है हट, तो हट जैसे झल्लाहट, क्या हो गया, झल्लाहट, किसी बात को लेकर खींच जाना, झल्लाना, उसी में अगर हम हट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो झल्लाहट हो जाएगा शब्द। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय वाह, वाह है तो जैसे दिखावा, पहनावा, ठीक है, दिखावा पहनावा, इसमें सब में लास्ट में देखिए आपका प्रत्यय दिख रहा है, ये रहा, ये लड़ाई में आई प्रत्यय है पीछे लगा हुआ है, त्व अपनत्व में त्व पीछे लगा हुआ प्रत्यय है, पन में पन से बचपन बना तो इसमें भी पन पीछे लगा है बचपन, हट में झल्ला हट, हट पीछे की तरफ लगा हुआ है शब्द हो गया, वाका दिखावा पहनावा ऐसे। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय ता, तो ता से प्रत्यय से बनने वाला शब्द, अगर आप सुंदर में ता जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, सुंदरता, ये प्रत्यय से ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हमारा, सुंदरता। तो अब आपने इसमें जो है कि किसको डिस्कस किया, उपसर्ग और प्रत्यय को। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसमें परिवर्तन करता है। प्रत्यय की परिभाषा अगर पूछे तो किसी भी शब्द के बाद या पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है, प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग पहले जोड़कर आप शब्द बनाएंगे, प्रत्यय पीछे जोड़कर या बाद में जोड़कर शब्द बनाएंगे। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 2 या 3 उपसर्ग या प्रत्यय से एक एक शब्द बनाने के लिए आएगा, या आप अच्छे से करेंगे।
अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। या कुछ आपके जो है शब्द लिखे हुए हैं, इनका तत्सम रूप लिखना है। तो जो ये शब्द लिखे होते हैं इनको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं, और फिर इसका जो संस्कृत शब्द होता है लगभग, वो हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं ये हिंदी में आपके ऐसे ही ले लिए गए हैं, जैसा रूप था इनका वैसा ही लिखा जाता है, तो ये तद्भव शब्द है। इसी का जब हम संस्कृत रूप लगभग लिखते हैं तो वो तत्सम रूप कहलाता है। ये तद्भव तत्सम है। आपको क्वेश्चन में पढ़ के देखना है कि आपको 2 शब्दों का तत्सम लिखना है या 3 शब्दों का तत्सम लिखना है, या आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये मैंने एक साथ आपको ले लिए हैं ताकि आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लें, एक बार जाने से पहले देख लें। तो सबसे पहला शब्द है इसमें हमारा गांव। गांव का हमें तत्सम शब्द लिखना है। तो गांव का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है ग्राम। गांव का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? ग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द काम। तो काम का जो तत्सम शब्द होता है कर्ण। यानी कि हम लोग काम को ही संस्कृत में कर्ण कहते भी हैं। ये संस्कृत शब्द होता है लगभग जो तत्सम हमारा होता है। सारे मतलब टोटली संस्कृत नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्द मैक्सिमम जो है वो आपके संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो काम का हो गया कर्ण। नेक्स्ट है हमारा सात शब्द। तो सात का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है सप्त। सात का तत्सम रूप क्या होगा? सप्त है। नेक्स्ट है हमारा सपना। तो सपना का जो तत्सम रूप होता है वह होता है स्वप्न। सपना का तत्सम रूप क्या होगा? स्वप्न होगा। नेक्स्ट है हमारा हाथी। तो हाथी का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है हस्ती। हाथी का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है? हस्ती होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा उछाह। उछाह शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह होता है उत्साह। उछाह का तत्सम रूप क्या है? उत्साह होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा खेत। खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? खेत का जो तत्सम रूप है वह होता है क्षेत्र। खेत का तत्सम रूप क्या होगा? क्षेत्र। नेक्स्ट शब्द है हमारा काठ। काठ का जो तत्सम रूप होता है काष्ठ। काठ का तत्सम रूप क्या होगा? काष्ठ होगा। नेक्स्ट है कुम्हार। कुम्हार का तत्सम रूप होता है कुंभकार। कुम्हार का तत्सम शब्द होगा कुंभकार। नेक्स्ट है हमारा शब्द तालाब। तालाब का जो तत्सम रूप होगा तड़ाग होता है। तालाब का तत्सम रूप क्या है? तड़ाग है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आंसू। आंसू का जो तत्सम रूप होगा अश्रु। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु होगा। नेक्स्ट शब्द है हमारा सावन। सावन का जो तत्सम रूप होगा होता है श्रावण। सावन एक महीने का नाम है। सावन का जो तत्सम रूप है श्रावण है। नेक्स्ट है दूध। दूध का तत्सम शब्द होता है दुग्ध। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द अनाज। अनाज का तत्सम रूप होता है अन्न। अनाज का तत्सम रूप क्या होता है? अन्न होता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कोयल। कोयल का जो तत्सम रूप होता है कोकिल होता है। कोयल का तत्सम रूप क्या होता है? कोकिल होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द उजला। उजला का जो तत्सम रूप होता है वह होता है उज्ज्वल। उजला का जो तत्सम शब्द क्या है? उज्ज्वल होगा। तो इस प्रकार ये कुछ शब्द हमारे दिए थे, इनके तत्सम रूप क्या होता है? लगभग संस्कृत से मिलता जुलता हुआ जो शब्द होता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 का तत्सम लिखना है या 3 का तत्सम लिखना है, वो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये कुछ आपके तत्सम शब्द थे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। ये कुछ शब्द हैं आपके लिए, इसमें आपको समास विग्रह करना है। समास होता है एक संक्षिप्त पद, समास विग्रह है शब्द को अलग अलग करके हमें बताना है, तो वो समास विग्रह हो जाएगा। तथा कौन सा समास है यह नाम भी हमें लिखना है समास का। तो पहला शब्द है इसमें हमारा पंचतंत्र। तो इसमें संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, ये 5 लिखा हुआ है। तो संख्या जिस शब्द के पहले लगी होती है उसमें द्विगु समास होता है। तो पहले तो 5 इसको लिख लेंगे विग्रह करके, 5 निकाय का समूह। पंचतंत्र का मतलब क्या है? 5 निकाय का समूह या 5 तंत्रों का समूह। और जिस समास में संख्या पहले दिख जाती है वो समास हमारा द्विगु समास होता है।
जिसमें सबसे पहले संख्या हो जाती है तो वो समास हमारा कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। संख्या पूर्व द्विगु ये सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका त्रिलोचन, यानी कि तीन नेत्र वाला। त्रिलोचन तीन नेत्र हो गया, तो त्रि इसमें भी संख्या दिख रही है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो आगे नाम लिख देंगे द्विगु समास। अब नेक्स्ट है हमारा उच्च निम्न, ये डैश कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है हमारा जो है द्वंद्व समास, इसमें और छिपा रहता है। ये डैश कहीं भी आपको अगर दिख जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और ये योजक चिन्ह जो होता है ये और का अर्थ निकालता है, तो ये हो जाएगा ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा, या उच्च और निम्न भी लिख सकते हैं। और इसका जो समास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कहीं भी अगर आपको योजक चिन्ह दिखाई देता है ऐसे ये डैश, तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास ही होगा। और ये जो शब्द ये जो लगा हुआ है योजक चिन्ह ये और का अर्थ निकालता है, तो ऊंचा और नीचा समास विग्रह हो गया, द्वंद्व समास समास का नाम हो गया। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्टाध्यायी एक कृति थी पाणिनि की है ये, तो ये हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह। 8 अध्यायों का समूह, इसमें 8 पहले संख्या लगी हुई है तो संख्या पूर्व द्विगु, तो इसका समास जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। यह हो जाएगा अष्टाध्यायी का द्विगु समास, 8 अध्यायों का समूह, ये हो गया समास विग्रह। नेक्स्ट है पशु पक्षी, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है और, तो हो जाएगा पशु और पक्षी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। और योजक चिन्ह जब होता है लगा तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास, योजक चिन्ह लगा होने पर द्वंद्व समास होता है और योजक चिन्ह और का अर्थ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है पंचपात्र, इसमें 5 पंच संख्या रखी हुई है, 5 पात्र या 5 बर्तनों का समूह। 5 पात्रों का समूह, ये इसका हो जाएगा समास विग्रह। पंचपात्र का 5 पात्रों का समूह या बर्तनों का समूह। और ये पंच संख्या लगी हुई तो संख्या पूर्व द्विगु, ये हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास संख्या पूर्व द्विगु के हिसाब से। फिर है द्विगुण, इसमें जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह और का अर्थ देगा तो हो जाएगा घी और गुड़। और ये योजक चिन्ह दिया होने पर कौन सा समास होता है हमारा, द्वंद्व समास होता है। त्वच त्वच भवेत द्वंद्व, ये इसका सूत्र होता है। चा का मतलब और होता है, त्वच त्वच भवेत द्वंद्व, तो द्वंद्व समास हो जाएगा योजक चिन्ह होने पर। नेक्स्ट है त्रिकोण, त्रि मतलब 3, कोण का मतलब कोण होता है, तो ये हो जाएगा 3 कोण मतलब कोणों का समूह या 3 कोणे त्रिकोण। और ये संख्या है तो संख्या पूर्व द्विगु समास हो जाएगा। त्रिकोण में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है दशानन, तो दशानन में 10 संख्या है, आनंद का मतलब मुख होता है, तो 10 आनंद का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 मुखों का समूह या 10 मुख वाला। तो ये दशानन क्या हो जाएगा, इसमें 10 संख्या लगी हुई है, संख्या पूर्व द्विगु के हिसाब से ये भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ बाप, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, माँ और बाप, ये और का चिन्ह है, योजक चिन्ह लगा होने पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट है लास्ट है हमारा चौराहा। चौराहा का मतलब होता है 4 राहों या 4 रास्तों का समूह। 4 रास्तों का समूह। अब यहाँ पर चूंकि चौ लगा है मतलब 4 होता है, संख्या है तो संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के हिसाब से यहाँ पर समास जो हो जाएगा आपका द्विगु समास होगा। ठीक, कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें संख्या आपको अगर शुरुआत में दिखे तो वहां पर द्विगु समास होगा, और योजक चिन्ह है तो ये अर्थ इसका और होता है, और ये योजक चिन्ह देखकर अगर आपको समास का नाम लिखना है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। त्वच त्वच भवेत द्वंद्व, एंड ये जो है आपका संख्या पूर्व द्विगु के हिसाब से द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार ये श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका कल जब भी एग्जाम हो बहुत अच्छे से लिखिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कितने का लिखना है। समास विग्रह में भी आपको दे रखेगा कि 2 का समास विग्रह कीजिए या 3 का समास विग्रह करके
करके समास का नाम भी लिखना है। रस छंद अलंकार अगर आपको लिखना है तो उसमें उदाहरण सहित उदाहरण जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।